वो है मेस प्रबंधन। मतलब इन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों आदिवासी छात्रों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। हाँ, हमारे पास राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी नेस्ट्स का एक आधिकारिक दस्तावेज है जो 2025-26 के लिए दिशा निर्देश बताता है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है। ये छात्रों की सेहत और उनके विकास से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। हम क्रम से चलेंगे और इन दिशा निर्देशों के पहले 10 प्रमुख बिंदुओं पर गहरी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बिंदु से ही शुरू करते हैं, जो मेस के प्रशासन और पर्यवेक्षण से जुड़ा है। इसमें किसकी क्या भूमिका होती है? देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से जो वाइस प्रिंसिपल है वो मेस के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। अच्छा, मतलब सारी जिम्मेदारी उनकी। हाँ, और मान लीजिए अगर वाइस प्रिंसिपल का पद खाली है तो फिर जो स्कूल के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं वो मेस प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। तो क्या मेस का सारा काम, मतलब सब्जी लाना, खाना बनवाना, ये सब स्कूल खुद करता है? जरूरी नहीं, स्कूल ये काम सक्षम कर्मियों को आउटसोर्स कर सकता है, लेकिन निगरानी वाइस प्रिंसिपल या वरिष्ठ शिक्षक की ही रहेगी। ठीक है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, सभी शिक्षक जिन्हें छात्रों का स्थानीय अभिभावक कहा गया है उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी क्या जिम्मेदारी है? उन्हें खाने की क्वालिटी पर नजर रखनी है और ये देखना है कि रोज के काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं। और छात्रों का भी कोई रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, खास तौर पर साफ सफाई, अनुशासन और खाना परोसने जैसी गतिविधियों में। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब छात्रों में भी एक जिम्मेदारी की भावना आएगी। जी, और शिक्षक डाइनिंग हॉल में अनुशासन भी बनाए रखेंगे और ये भी जांचेंगे कि जो सामान खरीदा गया है वो सप्लाई ऑर्डर के हिसाब से सही मात्रा और क्वालिटी का है या नहीं। चलिए अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। ये स्कूल स्तरीय समिति यानी SLC से मार्गदर्शन के बारे में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेस की बेहतरी के लिए जो स्कूल स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अच्छा, ताकि वो भी क्वालिटी सुनिश्चित करने में मदद करें? बिल्कुल, ताकि उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन और अधिकार एक तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, पैसा। तीसरा बिंदु, खर्च और वित्तीय प्राप्त। मेस में काम करते हैं जैसे रसोइया और हेल्पर, उनकी तनख्वाह। हाँ, तो हर AMRS के लिए एक रसोइया और 2 मेस हेल्पर के पद स्वीकृत हैं। इनकी तनख्वाह सैलरी हेड से दी जाएगी। और अगर और लोगों की जरूरत पड़े तो स्वीकृत पदों के अलावा अगर कोई और कर्मचारी रखा जाता है तो उसका भुगतान मेस के लिए जो बजट दिया गया है उसी में से होगा। और बाकी के खर्चे जैसे गैस, सफाई का सामान, वो सब भी मेस के बजट से ही पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो बड़े सामान है जैसे खाना पकाने के बर्तन, गैस बर्नर, सिलेंडर, ये सब स्कूल के कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड से खरीदे जाएंगे। खरीद को देखकर क्या कोई खास नियम है? जी, बहुत सख्त नियम है। सब्जियां, दूध, तेल, दाल, चावल जैसी चीजों की खरीद GFR नियमों के तहत टेंडर प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। GFR नियम मतलब पारदर्शिता के लिए? बिल्कुल, और ये भी पता लगाने को कहा गया है कि क्या दूध सरकारी स्रोतों से मिल सकता है। इसमें वित्तीय प्रावधानों को लेकर कुछ और भी खास बातें हैं, है ना? उनका रिश्तेदार प्रिंसिपल समेत स्कूल मेस में खाने का सामान सप्लाई नहीं कर सकता। ये तो हितों के टकराव को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। जी। तीसरा, अगर कोई खास स्थानीय व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए राज्य EMRS सोसाइटी से पहले मंजूरी लेनी होगी। और चौथा ये कि संस्था की अखंडता बनाए रखने के लिए मेस से जुड़ी हर खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। तो ये तो हो गए पैसे की बात। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, जो है जनशक्ति प्रबंधन। मतलब मेस चलाता कौन कौन है? तो इसमें भी भूमिकाएं साफ तौर पर बताई गई हैं। मेस के ओवरऑल इंचार्ज तो वाइस प्रिंसिपल या सीनियर टीचर होंगे। और स्टोर का काम कौन देखेगा? स्टोर के इंचार्ज होंगे JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। काम की निगरानी के लिए एक कैटरिंग असिस्टेंट भी होगा। और खाना बनाने और रख रखाव के लिए? उसके लिए एक रसोइया और 2 मेस हेल्पर। इन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जा सकता है। क्या इतने लोग काफी हैं? नहीं, इसीलिए एक और प्रावधान है। इन स्वीकृत पदों के अलावा हर 50 छात्रों पर एक अतिरिक्त कर्मचारी रखने की भी इजाजत है। अच्छा, और इन सब की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? उनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं रसोई और डाइनिंग हॉल में सफाई बनाए रखना, हर भोजन के बाद हॉल साफ करना,
बर्तन साफ करना। और खाने की तैयारी से जुड़ा? हाँ, इस्तेमाल से पहले राशन और सब्जियों को ठीक से साफ करना। क्या कोई ऐसा नियम है जो खाने की बर्बादी या सामान के गलत इस्तेमाल को रोकता हो? जी, 2 बहुत अहम नियम हैं। पहला, किसी भी छात्र या कर्मचारी को मेस से कच्चा या पका हुआ खाना बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। और दूसरा? दूसरा ये कि मेनू में जो तय है उसके अलावा किसी के लिए कोई खास या अलग से खाना नहीं बनाया जाएगा। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, खाना। 5वां बिंदु मेस मेन्यू के बारे में है। मेनू कौन तय करता है? मेनू तय करने की जिम्मेदारी मेस समिति की है। वो हर महीने पिछले महीने के खर्च और बजट को ध्यान में रखकर मेनू तय करती हैं। क्या मेनू में नॉन-वेज भी शामिल हो सकता है? हाँ, EMRS के क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति को देखते हुए मांसाहारी व्यंजन भी दिए जा सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस में मेनू दिया गया है, क्या वो फाइनल है? नहीं, वो सिर्फ एक उदाहरण है। मेस समिति बजट, स्थानीय जरूरत और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए मेनू में बदलाव कर सकती है। तो इस उदाहरण वाले मेनू में क्या क्या है? काफी विविधता है। जैसे नाश्ते में अंडे, ब्रेड, मक्खन, आलू परांठा, पूरी सब्जी से लेकर इडली, डोसा, खिचड़ी तक के विकल्प हैं। और लंच डिनर में? दोपहर और रात के खाने में चपाती या रोटी, चावल, दाल, मौसमी सब्जी, सलाद, दही और फल शामिल हैं। और मांसाहारी व्यंजन का भी विकल्प है। शाम की चाय का भी जिक्र है? जी, शाम को चाय के साथ कोई हल्का नाश्ता जैसे बिस्किट, उबले हुए चने या तले हुए पोहे। इस मेनू में एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है ना? हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर लिखा है कि स्थानीय बाजरा और स्थानीय व्यंजनों को दैनिक मेन्यू में शामिल किया जाना चाहिए। ये वाकई एक बेहतरीन पहलू है। इससे भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम भी बन जाता है। बिल्कुल, और जरूरत के हिसाब से दूसरे आइटम्स भी जोड़े जा सकते हैं। अगला 6वां बिंदु मेस के संचालन की अवधि के बारे में है। मेस कब चालू रहता है? नियम बहुत स्पष्ट है। स्कूल मेस छुट्टियों के दौरान बंद रहना चाहिए। मेस सिर्फ तभी काम करेगा जब छात्र स्कूल में मौजूद होंगे। और क्या कोई भी स्टाफ मेस में खा सकता है? नहीं, NESTs के दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ वही स्टाफ सदस्य छात्रों के साथ भोजन कर सकते हैं जो इसके लिए हकदार हैं। ठीक है, अब आते हैं 7वें बिंदु पर, जो है मेस समिति। प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समिति तो बहुत जरूरी होती है। जी, और हर EMRS में एक मेस समिति बनाने का निर्देश है। इस समिति में कौन कौन होता है? इसके अध्यक्ष प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल या सबसे वरिष्ठ शिक्षक सदस्य सचिव होते हैं। और सदस्यों में? सदस्यों में एक PGT, एक TGT जिसमें एक महिला शिक्षक का होना जरूरी है, स्टाफ नर्स और केटरिंग असिस्टेंट होते हैं। और क्या छात्र भी इस समिति का हिस्सा होते हैं? हाँ, और यही सबसे खास बात है। स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन और 2 हाउस कैप्टन, एक लड़का और एक लड़की भी इसके सदस्य होते हैं। रसोइया भी? जी, रसोइया भी इसका सदस्य होता है। ये तो वाकई बहुत समावेशी समिति है। अब एक छोटा लेकिन दिलचस्प बिंदु है, 8वां प्रार्थना। हाँ, इसमें कहा गया है कि मेस में खाना परोसने से पहले एक प्रार्थना पढ़ी जा सकती है। और शिष्टाचार पर भी जोर है। जी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जानी चाहिए कि छात्र खाने से जुड़े उचित शिष्टाचार सीखें। 9वां बिंदु प्रिंसिपल की जिम्मेदारियों से जुड़ा है, खास तौर पर भौतिक सुविधाओं को लेकर। हाँ, प्रिंसिपल से ये उम्मीद की जाती है कि वो फर्नीचर, पानी, बिजली, बर्तन जैसी सभी जरूरी भौतिक सुविधाएं प्रदान करें। की निगरानी कैसे की जाती है? इसके लिए एक जिला स्तरीय समिति है जो समय समय पर स्कूल का निरीक्षण कर सकती है, कम से कम 1 तिमाही में 1 बार। और इस जिला स्तरीय समिति में कौन कौन होता है? इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। जी हाँ, उनके साथ जिले के सिविल सप्लाई ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर और शिक्षा अधिकारी भी सदस्य के तौर पर होते हैं। और पास के किसी JNV, KVS या EMRS के प्रिंसिपल और जिस EMRS का निरीक्षण हो रहा है उसके प्रिंसिपल भी सदस्य होते हैं। ये समिति जरूरत के हिसाब से निर्देश जारी कर सकती है। तो ये थे EMRS के लिए मेस प्रबंधन दिशा निर्देशों के पहले 10 मूलभूत बिंदु। ये तो प्रशासन और वित्त से लेकर मेनू और निगरानी तक हर चीज को कवर करते हुए एक विस्तृत ढांचा तैयार करते हैं। बल्कि अनुशासन, स्वच्छता, छात्र भागीदारी और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन के बारे में भी है। हाँ, ये संरचना स्कूल और जिला दोनों स्तरों पे नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल, ये ढांचा वाकई काफी व्यापक है।
अब जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये दिशा निर्देश भोजन प्रदान करने के लिए एक अत्यधिक संरचित प्रणाली बनाते हैं, यह देखते हुए कि भोजन संस्कृति और समुदाय से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा मानकीकृत ढांचा उन आदिवासी छात्रों के विविध स्थानीय रीति रिवाजों और खाद्य परंपराओं के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। दिशा निर्देशों में स्थानीय व्यंजनों को शामिल करने का उल्लेख तो है, लेकिन खरीद और बजट पर केंद्रीकृत नियमों के साथ इसे संतुलित कैसे किया जा सकता है।